चलो, अब सर देखो, मैं शुरुआत से आपको बोलता आ रहा हूं कि चैप्टर नंबर 3 का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो सर, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होना, नंबर वन। नंबर टू, उन गुड्स का पेमेंट या प्राइस का पेमेंट होना। एंड नंबर थ्री, सर, डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ ईच अदर हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है। तो सर क्या एक, दो, तीन, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ प्राइस और ये होना। अब सर, अपन ने देखा बिना प्राइस पे किए भी ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर करी जाती है। ओके सर। और डिलीवरी तो सर सेपरेट एस्पेक्ट है, बिना डिलीवरी दिए भी ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा सकती है कि माल अभी तक सेलर के पास में ही है, ओनरशिप दे दी, ये भी हो सकता है। और माल बायर के पास में है, ओनरशिप नहीं दी, प्राइस आ भी चुकी है, तो सर एन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड अपने को कुछ रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है। डिलीवरी क्या होती है अपन ने पढ़ा हुआ है सर, डिलीवरी इज वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ, अपनी इच्छा से किया गया ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है। अब डिलीवरी तीन तरीके की होती है सर, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है। सो व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स? सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आरुष मुंद्रा, जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किए हैं वो कर सकते हैं, और आरुष मुंद्रा पढ़ना स्टार्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। Effect of part delivery. A delivery of part of goods in progress of the delivery of whole has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of whole. Section 34. ये Example. ये एग्जाम के क्वेश्चन का आने लायक पॉइंट है। ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, देखो, a delivery of part of goods in progress of the delivery of whole has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of the whole. सर, जज शाह को 1000 ब्रिक्स की जरूरत थी। ठीक है। इसने ब्रिक मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया कि मुझे 1000 ब्रिक्स चाहिए। तो उसने बोला ये रही, ये आपके लिए 1000 ब्रिक्स, मैंने जैसा आपने बोला था वैसे निकाल के अलग रख दिया, आके ले जाओ। ओके, तो 1000 का ढेर यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन जज शाह के पास में जो मिनी ट्रक है, उसमें एक बार में केवल और केवल 500 ईंटें ही आ सकती हैं, ब्रिक्स आ सकती हैं। तो जज शाह ने क्या किया, सबसे पहले एक वो लिया, 500 अपना ट्रक भरा, 500 छोड़ के आया, और वापस सेकंड बार में आने का सोचा कि 500 इसमें सेकंड फेरे में भरूंगा, और फिर मेरे यहाँ पर जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर लेके जाऊंगा, क्योंकि एक बार में सारी आ नहीं सकती हैं। ठीक है। तो अपना पॉइंट क्या है कि जब आपने डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स कर दिया इन कंटिन्यूएशन ऑफ द होल, it will be taken as the delivery of the whole quantity regarding transfer of ownership. ठीक है। ये मतलब समझ में आया? देखो, हमने तो दे दिया था आपको, अब आप धीमे धीमे करके ले जा रहे हो, उससे हम क्या करें? हमने पार्ट डिलीवरी इन कंटिन्यूएशन ऑफ द होल कर दी थी ना, तो फिर दैट विल बी टेकन एज कि पूरी की पूरी क्वांटिटी डिलीवर हो गई। अब सर इसका इफेक्ट क्या आएगा, थोड़ा सा समझना। सर, ये तो ईंटों की बात थी। सेम यदि बेल्स ऑफ कॉटन की बात करूं मैं, सेम यदि बेल्स ऑफ कॉटन, कॉटन जो होता है ना, वो जलने वाला पदार्थ होता है या नहीं होता है? हाँ सर, जल जाता है, बहुत आसानी से फायर कैच कर लेता है। तो सर 1000 बेल्स ऑफ कॉटन बेचने की बात हुई थी, फ्रॉम एक्स टू वाई देने की बात हुई थी। ओके सर। सर 500, उसकी लॉरी में 500 जितनी जगह थी, तो सर 500 लेके पूरे 1000 इसने तो पकड़ा दिए थे एक्स ने। एक बार इसने 500 भर के ले गया, जितने में पीछे क्या हुआ, बाकी के 500 में भी आग लग गई, 500 में फायर लग गई, आग लग गई।
ठीक है सर। अब क्या माना जाएगा कि डिलीवरी ऑफ, अब ये सेकेंड टाइम वापस आया तो देखा कि बाकी की 500 में तो फैक्ट्री में आग लग चुकी है, तो अब क्या ही मांगू मैं। ठीक है, अब सर एक प्रॉब्लम आई कि इसने बोला, मिस्टर वाई ने बोला ठीक है मैं आपको 500 को पेमेंट कर देता हूँ, बाकी 500 आपने मेरे को दी नहीं, तो अब उसका क्या मतलब। सर ये वाला रूल लगाया जाएगा सेक्शन 34 वाला, दैट डिलीवरी ऑफ द पार्ट क्वांटिटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फुल विल हैव द फुल इफेक्ट एज ऑफ विल हैव द इफेक्ट एज ए फुल क्वांटिटी हैज बीन डिलीवर्ड। तो फिर अब ये मिस्टर वाई जो इसको बाकी की 500 भी ले जानी थी लेकिन उससे पहले वो आग में जल गई, वो इसका बहाना नहीं बना सकता कि मेरे को बाकी की 500 नहीं मिली थी। So delivery of part goods in progress of the whole has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of the whole. ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ ले भाई। हाँ. A seller requested B, a buyer, to take delivery of 1,000 boxes of cotton which he has sold. A started removing the cotton bales through his lorries. After removing 200 bales of cotton, there occurred fire. Consequently, rest of the bales were destroyed. Held B was to bear the loss because delivery of the part was in progress of whole delivery. Was in progress of whole delivery। ये नहीं कह सकते हैं कि ओनरशिप ओनरशिप एक सेपरेट मैटर है, डिलीवरी की बात कर रहे हैं। पार्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फुल विल हैव द सेम इफेक्ट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी एज इफ फुल हैज बीन डिलीवर्ड। ठीक है, एग्जाम में पॉइंट आता है इससे कभी कभार। सेकंड पॉइंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी पढ़। हाँ सर, मेरे को एक डाउट है, मतलब बी को बेयर क्यों करना पड़ रहा है? कि उसका ओनरशिप है ना, इसलिए तो बेयर करना पड़ रहा है ना। हम तो कह रहे हैं वो ये बहाना नहीं मार सकता कि है ना मेरे को आपने फिजिकली तो दी नहीं, तो फिर भले ओनरशिप ट्रांसफर हो गई वो ऐसे थोड़ी होता है, नहीं। इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ फुल हैज बीन डिलीवर, पूरी डिलीवर हो गई। अच्छा, ओके. ठीक है, ठीक है. सेकंड, Buyer to apply for delivery. The seller of the goods is not obliged to deliver them until the buyer has applied for delivery unless otherwise agreed. Section 35. देखो अब याद करो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उधर अपन ने क्या पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि सर हु नीड्स टू गिव द परफॉर्मेंस, कि सर यदि सेलर ने बायर को कुछ देने का वादा किया है और एक निश्चित डेट पे देने का वादा किया है, तो क्या बायर को सेलर को तब तक देने की जरूरत नहीं है जब तक कि बायर उसके लिए अप्लाई नहीं कर दे। सेलर को खुद के जाके पूछना होता है क्या, नहीं सर तब तक देने की जरूरत नहीं जब तक बायर अप्लाई नहीं करते। अब इधर क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से अपन रूल्स पढ़ रहे हैं कि सर बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, जब तक the seller of the goods is not obliged to deliver them until the buyer has applied for delivery unless otherwise agreed। unless otherwise agreed मतलब कि सर जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ हो कि नहीं 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 बायर को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सेलर खुद आके पूछेगा। सर वहां पर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इधर रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आइए साइमल्टेनियसली वो रूल्स भी खोल देता हूं मैं, तो उससे क्या होगा आपने को थोड़ा सा कंपैरिजन का एक वो मिल जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वहां अपन ने पढ़ा था रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो, where performance on application by the promisee, where the promisor has not undertaken to perform without an application by the promisee and the promise is to be performed on a certain day, it is the duty of the promisee to apply for performance at proper place within usual hours of business। तो सर यहाँ पर रूल अलग चल रहे हैं, यहाँ पर अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अलग पढ़ रहे हैं, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखना और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से डील करना। ठीक है, तो बेसिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रूल क्या बोलता है कि
सेलर और बायर के बीच में एक फ्यूचर डेट को कुछ माल देने की बात हुई थी। सर सेलर को तब तक माल डिलीवर करने की जरूरत नहीं है जब तक कि बायर ने अप्लाई नहीं किया है कि मुझे माल दे दीजिए, अनलेस जब तक कि अदरवाइज एग्री नहीं हो, बायर को ही अप्लाई करना पड़ेगा कि डिलीवरी दे दो। पॉइंट नंबर 3, प्लेस ऑफ डिलीवरी। पढ़ भाई। Place of delivery. The place of delivery is usually stated in the contract. When stated, it must be delivered at specified place during working hours on a working day. When no place is mentioned, the goods have to be delivered at a place where they were at the time of sale, and if not in existence, at the place where they would be manufactured. Section 36 clause 1. इस पॉइंट पे आज दिन तक क्वेश्चन आया ही नहीं है प्लेस ऑफ डिलीवरी पे। सर प्लेस ऑफ डिलीवरी या तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है सेलर ने और बायर ने कि मुझे 1000 पेयर ऑफ शूज चाहिए, ठीक है, इतनी तारीख को चाहिए, ओके। अब वो तारीख आ गई तो सर बायर को अप्लाई करना पड़ेगा, भैया मेरे को माल दे दे, ठीक है सर, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी अनलेस अदरवाइज एग्री। सर कहाँ डिलीवर किया जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लो प्लेस जहां पर डिलीवरी देनी है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लो। यदि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्लेस फिक्स नहीं करी हुई है तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना था उस समय माल वो जहां पर भी पड़ा था वहीं डिलीवर किया जाएगा। मान लो सेलर बैठा है पुणे में, बायर बैठा है मुंबई में, तो सर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मैं आपको 1000 पेयर ऑफ शूज दूंगा, आप मुझे ये देंगे कि सर कहाँ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं किया गया कहाँ देना है। तो बाय डिफॉल्ट माल जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना था सेल का उस समय जहां पड़ा है वहां पर देना पड़ेगा। क्या कहाँ बना हुआ है सर, कहाँ पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के समय माल, पुणे में पड़ा हुआ है, तो सर पुणे में ये सेलर जो है वो बायर को पुणे में माल हैंड ओवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में ऐसा नहीं चलता है, बायर सेलर जो है वो बायर की सिटी में थ्रू कैरियज माल भेज देता है, कॉम्पिटिटिवनेस इतनी हो गई है। लेकिन सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से रूल पूछा जाए तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से कहाँ पर कि सर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना, या तो कॉन्ट्रैक्ट में बता दो माल कहाँ डिलीवर होगा, या फिर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय माल पड़ा था वहां पर डिलीवर होगा। और यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय माल एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल्फ बनाए फॉर फ्यूचर गुड्स बनाए, अभी तक माल एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो सर जहां पर माल एग्जिस्टेंस में आएगा, यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जहां पर माल एग्जिस्टेंस में आएगा वहां पर सेलर को बायर को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं उसके घर तक जाके देने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देख लो, when no place is mentioned, goods are to be delivered at a place where they were at the time of sale, and if not in existence, यदि वो existence में थे ही नहीं, at the place where they would be manufactured, जहां पर उनको बनाया जाएगा फिर वहां देने की। ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया? यस सर। पॉइंट नंबर 4, टाइम ऑफ डिलीवरी, कब डिलीवर किया जाएगा आरुष? Time of delivery. When the time of sending the goods has not been fixed by the parties, the seller must send them within a reasonable time. सर अच्छा, प्लेस ऑफ डिलीवरी में एक बात और है, डिलीवर्ड एट अ स्पेसिफाइड प्लेस जो पहले से बता के रखी गई है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑन अ वर्किंग डे। वर्किंग आवर्स ऑन अ वर्किंग डे, मान लो मंडे से फ्राइडे वर्किंग डेज हैं, तो सर उस दौरान, एंड ऑन अ वर्किंग आवर्स का मतलब है मान लो उस जगह की वर्किंग आवर्स मॉर्निंग 9 to 5 है, ठीक है, तो सर इसी दौरान देना है। आप रात को, मान लो आरुष मुंदड़ा को कोई माल सप्लाई करना था जश शाह को, रात को 2 बजे लेके नॉक नॉक, कौन है कि तेरा माल लेके आऊं, अरे पागल है क्या कि आज वर्किंग डे तो है, आज ट्यूसडे है, अरे वर्किंग डे तो है पर वर्किंग आवर्स में आना, अरे क्या वर्किंग आवर्स, पकड़ना अपना माल, सवेरे 2 बजे हुए तो क्या हुआ, ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर ये प्रॉपर डिलीवरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, इट मस्ट बी डिलीवर्ड एट अ स्पेसिफाइड डे प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑन अ वर्किंग डे। ठीक है, नाउ टाइम ऑफ डिलीवरी की सब सर या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दो भाई, सेलर ने बायर को बोला कि जो भी माल है मैं आपको आज से 1 महीने बाद 31st ऑफ दिस मंथ को पहुंचा दूंगा, ठीक है, या तो टाइम फिक्स कर लो। यदि कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है
तो फिर सर सेलर को बायर को वो माल रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर पहुंचाना होगा। रीजनेबल टाइम का क्या मतलब होगा कि सर रीजनेबल वर्ड को कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, तो सर रीजनेबल वर्ड का मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहेगा। नंबर वन। नंबर टू कि सर एग्जाम्पल से समझ लो क्या कि सर एक क्रैकर होलसेलर ने क्रैकर रिटेलर को माल देने की बात की कि इतने पैकेट फुलझड़ी, इतने पैकेट ये वो सब क्रैकर्स मेरे यहाँ पहुंचा देना। सर ऑब्वियस सी बात है, कोई टाइम नहीं बताया तो दीपावली के कम से कम 10 दिन पहले तो पहुंचा देने हैं, ताकि ये इनको 10 दिन मिले उस माल को प्रॉपरली खपाने के लिए। ठीक है, यदि एकदम दीपावली वाले दिन या दीपावली के अगले दिन पहुंचाएंगे तो क्या अगले दीपावली के लिए 365 डे एडवांस में ऑर्डर कर दिए क्या हमने पटाखे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसलिए इसलिए रीजनेबल टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, पढ़ना भाई। Goods in possession of third party, where the goods at the time of sale are in the possession of the third person. There is no delivery unless and until such third person acknowledges the buyer that he holds the goods on his behalf. Section 36, Clause 3. और कौन से तरीके की डिलीवरी की बात करी जा रही है कि सर एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करी जा रही है? पढ़ा है ना अपन ने। यस सर, एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी में क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी में ऐसा होता है सर, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को माल बेचा। कहाँ पड़ा हुआ था? मिस्टर ए के गोडाउन में पड़ा हुआ था। डिलीवरी कैसे दी कि सर एक्स ने ए को बोला कि मेरा माल जो भी गोदाम में पड़ा हुआ है वो अब से मैंने वाई को बेच दिया है। मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को एक्नॉलेज कर दिया, from now onwards I am holding the goods on your behalf rather than his behalf। तो सर इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी हो गई। तो सर गुड्स यदि बेचते समय किसी थर्ड पार्टी के कब्जे में है तो उन गुड्स की डिलीवरी तब तक नहीं हुई भी मानी जाएगी जब तक कि उसने थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज नहीं कर दिया है कि गुड्स मैं अब से आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ। सिंपल है ना? यस सर। नेक्स्ट, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। Time for tender of delivery. The demand or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour. Section 36, Clause 4. देखो, मांगने वाले को भी तमीज होनी चाहिए, डिलीवरी मांगने वाले को भी और डिलीवरी देने वाले को भी, या डिलीवरी टेंडर, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करते हैं ना, यस सर। तो डिलीवरी टेंडर करने वाले को भी तमीज होनी चाहिए। क्या कि सर यदि मैं डिलीवरी मांग रहा हूं तो मैं यूजुअल बिजनेस आवर्स में मांगू, ना कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, ऐसे नहीं। दिन के 9 से 5 के बीच में मांगो, 9 से 6 के बीच में मांगो। ओके। और डिलीवरी देने वाले को भी ये बात ध्यान रखनी है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि उसको यूजुअल बिजनेस आवर्स में ये सब काम करना है। ठीक है, चलिए। रीजनेबल आवर, रीजनेबल आवर क्या होता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी कौन बेयर विथ करेगा? पढ़ो। The expenses of putting the goods into deliverable state must be borne by seller in the absence of contract to contrary. देखो, बेसिक रूल यही है। सेलर ने बायर को बोला, नहीं बायर ने सेलर को बोला कि मेरे को है ना 100 किलो गेहूं आपसे चाहिए, आपका सैंपल देखा वो बिल्कुल पसंद आ गया, लेकिन मेरे को ये जो 100 किलो गेहूं है ये 10-10 किलो की 10 बोरियों में मेरे को सील्ड पैक होके, जूट की बोरियों को सील्ड पैक करके आपको भेजना है। 10-10 किलो की 10 बोरियों में सील्ड पैकिंग करके आपको मुझे भेजना है। तो सर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा किसका है? कि सर सेलर का है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। की नहीं सर, आप जो पैकिंग मांग रहे हो उसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, आप फायर प्रूफ पैकिंग मांग रहे हैं, आप ये मांग रहे हैं, आप वो मांग रहे हैं, तो फिर उसमें खर्चा ज्यादा होगा, तो फिर वो आप बेयर करेंगे। या तो कॉन्ट्रैक्ट में बता दो, अदरवाइज गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा किसका होता है? कि सर सेलर का होता है। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, नहीं ये तो कर लिया अपन ने। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, पढ़ भी। Delivery of wrong quantity. In case of delivery of wrong quantity of goods, following three conditions may apply. Delivery of lesser quantity.
The buyer may either accept the goods and pay for it at contract price or reject it. Delivery of larger quantity, the buyer may accept the goods included in the contract or reject the rest, or he may reject the whole, or he may accept the whole. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at the contract price. And third, in case of delivery of goods contracted mixed with goods of different description, the buyer may accept the relevant goods and reject the rest, whole. or reject the whole. However, mixing of goods of inferior quality does not amount to mixing of goods of different description. ठीक है, चलिए सर, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे अरे श्रेया कर्नावट कहाँ चली गई? नहीं नहीं ठीक है, आ गई, दिख नहीं रही। श्रेया बियानी, वीडियो ऑन नहीं करा तूने? यस सर। एक बार हमारी श्रेया बियानी है, ठीक है, ये क्या है, एंटरप्रेन्योर बन गई, ठीक है। इसने भी नायका जैसा कोई एक अपना, वो नायका है ना, कोई वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, वैसा एक चेन चालू करी और इसकी सफल हो गई चेन। इसके ऑफिस में 100 स्टाफ मेंबर्स काम करते थे, ठीक है सर। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली में इसने सोचा क्यों ना मैं मेरे सारे 100 वर्कर्स को 1 kg स्वीट्स या मिठाई का पैक दूं, ठीक है सर। तो इसने क्या किया, श्रेया बियानी ने, एक लल्लू हलवाई था, ठीक है, लल्लू हलवाई से 100 kgs मिठाई 1 kg की पैकिंग में ऑर्डर करी, ठीक है, ओके सर। और लल्लू हलवाई के सच में लल्लू ही था। अब उसने क्या किया, 80 kgs ही बना के भेजी, ठीक है। श्रेया बियानी के सामने संकट खड़ा हो गया। क्या संकट खड़ा हो गया कि मैं मेरे 80 स्टाफ को दूं और 20 स्टाफ को क्या कहते हैं, ऐसे ही हल्के हाथ बिना खाली हाथ घर भेज दूं, तो कैसा बुरा लगेगा मेरा, ठीक है। तो अब श्रेया बियानी, मतलब रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हुई ना लल्लू हलवाई के द्वारा, यस सर। तो अब रॉन्ग क्वांटिटी में 3 चीजें हो सकती है कि सर रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब है लेसर क्वांटिटी मिली। तो जब लेसर क्वांटिटी मिली तो सर क्या ऑप्शन हो सकता है कि सर लेसर क्वांटिटी को एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से जो भी प्रोपोर्शनेट पैसा है वो पे कर देवे, है ना। मतलब 100 का पैसा जो भी डिसाइड हुआ था उस हिसाब से 80 का पैसा पे कर देवे, या फिर रिजेक्ट द होल। क्यों पूरा रिजेक्ट कर सकती है भाई? मैंने 100 बोला था, मेरे परिवार जो मेरा ऑफिस जो मेरा परिवार जैसा, उसमें फूट पड़ जाएगी यदि 80 को दी और 20 को नहीं दी। तो उनके मन में आ जाएगा मैम पक्षपाती है, ठीक है, कुछ को देती है कुछ को नहीं देती है। तो शी कैन रिजेक्ट द होल एज वेल। तो रॉन्ग क्वांटिटी का पहला मतलब लेसर क्वांटिटी, यस सर। सर डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी, द बायर में आइदर एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर इट एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से, और रिजेक्ट द होल, ठीक है, यस सर। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी का सेकंड मतलब है डिलीवरी ऑफ लार्जर क्वांटिटी। सर मैंने ऑर्डर तो 100 किए थे, लेकिन लल्लू हलवाई लल्लू नहीं है, वो सामने वाले को लल्लू समझता है, ठीक है। उसने बना के भेज दी 120 किलो मिठाई के डब्बे, 120 भेज दिए, 100 की देता है। तो सर अब श्रेया बियानी जो बायर है उसके पास में क्या ऑप्शन है सर? 2-3 ऑप्शन है। क्या? द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट द रेस्ट। सर क्या कर सकती है? पहला, 100 किलो तो एक्सेप्ट कर लिया, 20 किलो रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैंने तो 100 ही ऑर्डर किए थे, मैं काय को 20 का एक्स्ट्रा पे करूं, वाजिब भी बात है। सेकंड जो ये काम कर सकती है, ही में रिजेक्ट द होल और ही में एक्सेप्ट द होल। 3 काम ये हो सकते हैं। पूरा 120 एक्सेप्ट कर सकती है और पूरा 120 रिजेक्ट कर सकती है कि लल्लू हलवाई तूने मेरे को लल्लू समझा है, ले अब तू पूरी 120 किलो मिठाई तू ही रख, मैं तो नहीं वापरूंगी, ठीक है। और लल्लू हलवाई ठीक है 120 भेज दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो काम आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो श्रेया वियानी चाहे तीनों में से जो स्टेप ले सकती है, 100 एक्सेप्ट करे, 20 रिजेक्ट कर दे, 120 ही एक्सेप्ट कर ले और 120 के 20 रिजेक्ट कर दे कि मुझे 1.5 होशियार लोग पसंद नहीं है, जो 100 का बोला तो 120 बना के भेज देते हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। ठीक है, तो सर ये तीनों हो सकता है। इफ द बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड, पूरी 120 क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, 120 किलो 100 की बजाय बायर ने इसने एक्सेप्ट कर ली, then he shall pay for them at the contract price। सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्रोपोर्शनेटली 120 के लिए होगी वो फिर देनी पड़ेगी आप। ठीक है, यदि आप 100 एक्सेप्ट करते हो, 20 रिजेक्ट करते हो, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में जितना था उतना ही देना है। यदि आप 120 के 120 एक्सेप्ट कर लेते हो, भले कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर 100 के लिए दिया था, पर सर आपने पूरा किया, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से जो भी प्रोपोर्शनेट है उस हिसाब से आपको 120 का पेमेंट करना पड़ेगा, और आप पूरा भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको अधिकार दिया गया है। आरुष जी क्या हो गया? सर वो सर आप बोल रहे हो रिजेक्ट कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा ना, उसको वापस परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना। क्यों नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज्ड। तो उसको अभी वापस 100 किसी देने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा हो जाएगा क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। एंड ब्रीच हो जाएगा। हाँ खत्म। हाँ, और ब्रीच के लिए स्यू कर सकते हैं ना उसको। बिल्कुल कर सकते। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पढ़ना भाई इसको एक बार। In case of delivery of goods contracted mixed with goods of different description, the buyer may accept the relevant goods and reject the rest or reject the whole. However, mixing of goods of inferior quality does not amount to mixing of goods of different description. देखो, in case of delivery of goods contracted mixed with goods of different descriptions, the buyer may accept the relevant goods and reject the rest or reject the whole। सर मैंने आपसे 25 चेयर्स एक पर्टिकुलर तरीके की मांगी थी, आपने अपनी इच्छा से साथ में 10 स्टूल भी भेज दिए, बैठने के जो होते हैं ना वो। यस सर, तो अब ये हो गया और ये हो गया, साथ में ये भी आ गया, तो सर अब मैं एज अ बायर क्या कर सकता हूँ? सर ये रॉन्ग क्वांटिटी आ गई है, नहीं यस सर ये रॉन्ग क्वांटिटी आ गई, तो अब बायर के पास में क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है बायर के पास में, द बायर में एक्सेप्ट द रेलेवेंट गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट। रेलेवेंट गुड्स क्या है? ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये इसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सर, हाउएवर सॉरी रिजेक्ट द रेस्ट और रिजेक्ट द होल। सर ये भी नहीं चाहिए, अब तो पूरा ले जा। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, अब तो तू पूरा ले जा। ठीक है, रिजेक्ट द होल। ओके सर, अब ऐसा भी तो हो सकता है 25 चेयर्स मांगी थी, 15 चेयर्स दे दी और 10 स्टूल भेज दिए, तो सर या तो पूरा रिजेक्ट कर सकता है या फिर ये वाला रख सकता है, ये वाला रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये कुछ बोलेंगे, वो दोनों में ही सेम चीज ही लगती है। ठीक है? अब however mixing of goods of inferior quality does not amount to mixing of goods of different description। सर है ना, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि मैंने 25 चेयर्स ऑर्डर करी थी, यदि आपसे 25 की 25 चेयर शीशम के लकड़ी की ऑर्डर करी थी, SHESHAM शीशम वुड की ऑर्डर करी थी, अब आपने 15 चेयर तो शीशम वुड की भेज दी, 10 चेयर आपने मेरे को मैंगो वुड की भेज दी, इंफीरियर क्वालिटी वाली, तो अब मैं क्या करूं? ठीक है सर, ये ऊपर वाला जो हमने बताया ना कि आप या तो बायर जो है वो रेलेवेंट गुड्स एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी के रिजेक्ट कर सकता है, या फिर पूरे को रिजेक्ट कर सकता है। सर ये हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं जहां पर इंफीरियर क्वालिटी की चेयर्स आ गई। ठीक है, चलिए हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि सर मिक्स्ड विद अदर टाइप्स ऑफ गुड्स, उसकी बात कर दी गई, तो फिर हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो however mixing of goods of inferior quality does not amount to mixing of goods of different description, वो फिर अलग मामला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। Installment deliveries, unless otherwise agreed,
The buyer is not bound to accept delivery in installments. The rights and liabilities in case of delivery in installment and payment thereon will be determined by the parties to contract. Section 38. Example, A agrees to deliver to B 100 quintals of sugar in May, but A delivers only 90 quintals in May and remaining 10 quintals in the first week of June. B is entitled to reject the whole 100 quintals. ठीक है सर, यदि मैंने आपको ये बोला है कि मैं आपको सेलर जो है वो बायर को 1000 पेयर ऑफ शूज देगा ऑन 1926। अब इस दिन है ना, ये आए और बोले नहीं मैं 500 आज 500 ही दूंगा और बाकी के 500 अगले वीक दूंगा। सर क्या ये प्रॉपर डिलीवरी कहलाएगी? नहीं सर। अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज कर ली तो नहीं, दोनों पार्टीज ने मिल के करी होती तो फिर ठीक था, अपनी मर्जी से कर ली नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं। फिर द बॉल इज इनटू द कोर्ट ऑफ द बायर। वो चाहे तो ऐसी इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज को एक्सेप्ट कर ले, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, मेरे को पूरे के पूरे 1000 आज बोला था, ठीक है। सो A agrees to deliver to B, sorry, unless otherwise agreed, buyer is not bound to accept deliveries installment। आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि क्या है 1000 दे तो रहा हूँ, एक 500 अभी ले ले, 500 बाद में, जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर अब उसके ऊपर है कि वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था। The rights and liabilities in case of delivery in installment and payment thereon. Rights and liabilities in case of delivery in installment and payment thereon may be determined by the parties to the contract। ठीक है, may be determined by the parties to the contract। Right and liabilities in case of delivery in installment and payment thereon, सर वो पार्टीज अलग से डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन आप उसको, यदि आपने एक मुश्त देने की बात की है तो आप उसको वो कहते हैं ना बाध्य नहीं कर सकते इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज लेने का। ठीक है, तो 100 की देने की बात की, 90 में दे दिया और 10 नहीं सर, वो पूरे के पूरे 100 रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ करियर, डिलीवरी टू करियर आना चाहिए, पढ़ना भाई। Delivery to carrier subject to the terms of contract. The delivery of goods to the carrier for transmission to the buyer is prima facie deemed to be delivery to the buyer. Section 39 clause 1. ठीक है, प्राइमा फेसी, नॉट कंक्लूसिवली बट प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट। कंक्लूसिवली तो हाँ उसी को दे दिया, तो कंक्लूसिवली नहीं बोलते हैं हम, तो प्राइमा फेसी बोलते हैं। सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में यदि कुछ और लिखा हुआ है तब तो वैसा हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट डीम्ड टू बी डिलीवरी टू द बायर। बस ये पढ़ने जितना ही है। यदि मैंने कैरियर के पास में माल चढ़ाया, यदि मैंने कैरियर के पास में माल चढ़ाया तो कैरियर जो है वो, और उसने मेरे को एक वो दी, पावती दी, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिया। वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स यदि मैंने आपको पकड़ा दिया तो सर ऑब्वियसली मैंने आपको डिलीवरी कर दी या नहीं कर दी? यस सर। तो प्राइमा फेसी ये मान लिया जाता है कि सब कुछ ऐसा ही हुआ होगा, और डिलीवरी टू कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द गुड्स टू बायर इज इक्वल टू डिलीवरी टू बायर हिमसेल्फ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, या फिर ऑन द प्राइमा फेसी। अदरवाइज है तो फिर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स खुद के पास में रख लिए तो फिर तो वो नहीं मानी जाएगी ना। तो बस ऑन द फेस ऑफ इट मान लेते हैं कि सब कुछ सही है, तो फिर आपने माल कैरियर को जैसे ही दिया डिलीवरी के लिए, वो डिलीवरी बायर को हो गई है। ठीक है, ये केवल पढ़ के और लिखने वाला है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। चलो सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो सब जगह।